गुड मॉर्निंग दोस्तों। लाइव आ जाइए, फिर आगे की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मस्तिष्क की स्ट्रक्चर देख ली थी और उसके कार्य भी देखे थे, फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम आगे की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके जो एक मस्तिष्क का पार्ट रह गया था वो था आपके पश्च मस्तिष्क, हाइड ब्रेन बोलते हैं जिसे, या हिंड ब्रेन बोलते हैं। आवाज़ आ रही है क्लियर? चलो ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके। देखो वापस बता देता हूँ, हमने 2 दिन में क्या पढ़ा था। जो भी पिछले पार्ट थे 2, उनमें क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था आपके तंत्रिका तंत्र के कार्य पढ़े थे। किसके कार्य पढ़े थे? तंत्रिका तंत्र। कि तंत्रिका तंत्र के क्या क्या कार्य होते, इन तंत्रिका तंत्र के कार्यों के बारे में पढ़ा था। एक तो ये याद रखना है। फिर हमने पढ़ा था कि तंत्रिका कोशिका, ये क्या होती है आपके तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन होती है? आपकी तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका की हमने संरचना भी पढ़ी थी और इसके भाग देखे थे, कोशिका काय का, ध्रुवमासिका, तंत्रिकाक्ष और सिनेप्टिक नोब का। इसके अलावा एक हमने इसमें डेफिनेशन देखी थी सिनेप्सिस की, वो डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। फिर आगे है आपके इसमें ये आपके एक तंत्रिका कोशिका की संरचना हो गई, इसको भी देख लिया था। इसके अलावा हमने देखा था एक आपके कि शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय 2 तंत्रों द्वारा किया जाता है। कौन कौन से तंत्र? एक तो हो गए आपके तंत्रिका तंत्र, दूसरा कौन सा हो गया आपके अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपके तंत्रिका तंत्र के बारे में, और जो अंतःस्रावी ये तंत्र है ये आपके 29 चैप्टर में होगा। इसमें सिर्फ आपके ग्रंथियों के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रंथियों के जो भी आपके कार्य होंगे, फंक्शंस, उनके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वो सारा हम अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। फिर अगला है आपके तंत्रिका तंत्र के मैंने भाग बताए थे आपको। 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जिसमें से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके कौन कौन कार्य करते हैं? एक तो मस्तिष्क होता है, एक कौन होता है आपके मेरुरज्जु। जैसे कि ये हमारी ये मानव का शरीर होता है, बीच में यहाँ पर तो क्या होता है आपके मस्तिष्क, और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक कौन होता है आपकी कशेरुकदंड, या जिसे क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें एक द्रव भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों में ये क्या होता है मेन सेंटर में होते हैं, मेन सेंटर में कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब मस्तिष्क से जो तंत्रिका कोशिकाएं अनेक सारी होती है आपकी निकली हुई, उनको क्या बोलते हैं कपाल तंत्रिका, और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका को क्या बोलते हैं मेरु तंत्रिका। ये हो गया परिधीय का पार्ट। और 3rd नंबर कौन सा हो गया आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के पार्ट। फिर हमने वापस पढ़ा था कि मस्तिष्क से जो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, इस मस्तिष्क के चारों ओर कितनी झिल्लियाँ पाई जाती है? 3 झिल्लियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पियामीटर। इसके बारे में मैंने कल बता दिया था कि ये आपके झिल्लियाँ हैं, 3 झिल्लियाँ। इसमें से आपको एक मेन याद रखनी, कौन सी? पियामीटर के बारे में, कि इसमें एक आपके प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा होता है। अगर इस प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की अधिक मात्रा बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस बोलते हैं। इस रोग का नाम याद रखना, मेनिनजाइटिस। और इसके अलावा जो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव इसमें भरा होता है पियामीटर में, वो क्या कार्य करता है कि मस्तिष्क की आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है या बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। फिर मस्तिष्क के बारे में आगे हमारा था कि मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं आपके? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं इंग्लिश में फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के भाग आपके कितने होते हैं? 3। प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस का भाग। और मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, और पश्च मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? 3। अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। इसके अलावा हमने एक आगे संरचना पढ़ी थी आपके मध्य मस्तिष्क के बारे में। इसकी संरचना पढ़ी थी कि मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक तो कौन सा होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसे पिंड चतुष्टय कहते हैं, और एक होता है आपके प्रमस्तिष्क वृंतक। इसमें से आपको सिर्फ ये एक भाग याद करना है, ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला, कि पिंड चतुष्टय का भाग याद रखना है। क्या कार्य करता है कि इसमें जो आपके 4 पिंड, यहाँ पे देखो चतुष्टय नाम हमारा मतलब कितने पिंड पाए जाते हैं? 4 पिंड होते हैं।
इसमें से 2 पिंड तो देखने का कार्य करते हैं और 2 पिंड आपके सुनने का कार्य करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या हो गया, देखने और सुनने का कार्य कौन करता है, मध्य मस्तिष्क के कंट्रोल में रहता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो आपके मस्तिष्क है, मस्तिष्क में आपके जो अग्र मस्तिष्क से अग्र मस्तिष्क का एक भाग है कौन सा, प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, इस प्रमस्तिष्क की संरचना देखते हैं यहाँ पे कि प्रमस्तिष्क होता है वो आपके 2 गोलार्धों से बना होता है। कितने गोलार्धों से बना होता है, 2 गोलार्धों। ये देखो ये 2 गोलार्ध बने हुए, इसकी मैंने कल स्ट्रक्चर डिटेल में बताई थी आपको, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें एक गोलार्ध होता है बायां गोलार्ध, एक कौन सा होता है, दायां गोलार्ध। बायां गोलार्ध होता है वो शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण, और जो दायां गोलार्ध होता है वो शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। बाहर की ओर, ये बाहर वाली सतह, बाहर की ओर आपके दूसर द्रव भरा होता है। बाहर की ओर कौन सा द्रव, दूसर द्रव। और अंदर की ओर, यहाँ पे सारा अंदर की ओर आपके कौन सा द्रव भरा होता है, श्वेत द्रव। जहाँ पे श्वेत द्रव भरा होता है वहाँ पे तंत्रिका कोशिका का एक जोन वाला पार्ट रहता है, और जहाँ पे दूसर द्रव भरा होता है वहाँ पे तंत्रिका कोशिका काय वाला भाग रहता है। ये शरीर का सबसे विकसित बड़ा भाग है। और यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों गोलार्ध आपके एक भित्ति के द्वारा या एक झिल्ली के द्वारा दोनों आपस में जुड़े होते हैं, और इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम की। कार्पस कैलोसम के द्वारा प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध आपस में जुड़े होते हैं। ये प्रमस्तिष्क की संरचना देखी थी। फिर हमने देखा था कि प्रमस्तिष्क के कार्य कि ये ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, सोचने समझने और याद करने का कार्य कौन करता है, प्रमस्तिष्क। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य भी कौन करता है, आपके प्रमस्तिष्क। ज्ञानेंद्रिय मतलब जो भी आपके आँख के द्वारा आप जो भी किसी वस्तु को देखते हो या कानों के द्वारा सुनते हो, सारी जो भी ज्ञानेंद्रिय उनके द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है, आपके प्रमस्तिष्क करता है। फिर हमने ये ब्रेन की संरचना देखी थी कि ये ब्रेन में आपके इतना सा पार्ट, ये आगे वाला पार्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपके सबसे आगे का भाग कौन सा हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। फिर ये भाग कौन सा हो जाएगा, आपके मध्य मस्तिष्क, और सबसे पीछे का भाग कौन सा हो जाएगा, आपके पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। और ये पीछे की ओर ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको इस आकार की, ये संरचना आपके कहलाती है, क्या कहलाती है, ये कहलाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे बोलते हैं मेरु रज्जु बोलते हैं। ठीक है, ये इतनी संरचना हो गई थी। मतलब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, इस भाग के बारे में देख लेते हैं वापस कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें मस्तिष्क था। मस्तिष्क में कौन कौन से भाग थे, अब मस्तिष्क के भाग में देखो आप, एक तो प्रमस्तिष्क था, हाइपोथैलेमस था, थैलेमस, जिसमें से हमने प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया था कंप्लीट। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, मैं वापस बता देता हूँ, कल पढ़ा था वैसे। यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस की संरचना किस प्रकार की होती है। आपके हाइपोथैलेमस में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र होता है। कौन सा केंद्र होता है, ताप नियंत्रण का केंद्र। हाइपोथैलेमस का क्या होता है कि ये शरीर का ताप नियंत्रित करता है। तो अगर पूछे आपको एग्जाम में कि शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र कौन होता है, तो वो कौन सा होता है, आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, एक तो हो जाएगा आपके ताप नियंत्रण का केंद्र, ताप नियंत्रण का केंद्र। एक हो जाएगा कि ये पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा ये क्या कार्य करता है कि शरीर में जो हमारे ब्लड प्रेशर होता है उसका भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। और एक और कार्य हाइपोथैलेमस का कि भूख और प्यास का केंद्र भी कौन होता है, आपके शरीर में, हाइपोथैलेमस। तो 4 कार्य याद रखने हाइपोथैलेमस के बारे में। ताप नियंत्रण का कार्य, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, और एक आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, और भूख प्यास का केंद्र भी कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। ये मैंने कल वीडियो में बताया था। आज आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप उस वीडियो को देख लेना वापस। हमने कल पढ़ लिया था आपके मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क भाग होता है उसको कंप्लीट कर दिया था, मध्य मस्तिष्क का भाग कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पश्च मस्तिष्क के बारे में कि पश्च मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं कौन कौन से। एक तो अनुमस्तिष्क होता है, पोन्स वेरोलाई होता है, और मेडुला ऑब्लिगेटा। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, पी और इसका क्या हो जाएगा सी, और इसका क्या हो जाएगा एम, मतलब पीसीएम। पीसीएम मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। पर यहाँ पे आपको याद रखना है, पी से हो जाएगा क्या हो जाएगा, पोन्स। सी होता है इस अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं सेरिबेलम, क्या कहते हैं, सेरिबेलम। पर प्रमस्तिष्क को ध्यान रखना, इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। एम से क्या हो जाएगा, आपके मेडुला ऑब्लिगेटा। एम से क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेटा। सिर्फ आपको यहाँ पे इन जो भी भाग है पश्च मस्तिष्क के, इनके कार्य याद रखने कि इनके कार्य क्या होते हैं।
तो अनुमस्तिष्क का मैं कार्य बता देता हूँ कि अनुमस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, और जो पेशियाँ होती है उन पेशियों के नियंत्रण का कार्य करता है। पेशियों के नियंत्रण का कार्य भी कौन करता है? आपके अनुमस्तिष्क। मतलब चलने और फिरने का कार्य करते हैं हम, उनमें आपके हाथ पैरों की गतियों का नियंत्रण कौन करता है? आपके अनुमस्तिष्क। अगर कोई व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना इस बात पे, कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उसमें जो अल्कोहल का इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके अनुमस्तिष्क पे। किस पे पड़ता है? अनुमस्तिष्क पे। तो अनुमस्तिष्क क्या हो जाता है? आपका इनएक्टिव हो जाता है, और जिसके कारण हमने चलने फिरने, जो भी व्यक्ति होता है वो जो आपके अल्कोहल का सेवन करने के बाद में ना तो सही ढंग से चल पाता और ना ही सही ढंग से बोल पाता। तो इसीलिए जो अल्कोहल पीता है तो उस समय क्या हो जाता है कि उसका अनुमस्तिष्क होता है वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है? चलने फिर, जो व्यक्ति होता है वो चल नहीं फिर पाता है। तो इसमें शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य और पेशियों के नियंत्रण का कार्य कौन करता है? आपके अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं पोन्स वेरोलाई क्या कार्य करता है। कि पोन्स वेरोलाई होता है वो एक तो चबाने की क्रिया, एक तो लार के स्त्रावण में, और नेत्रों की गतिशीलता। ये तीन कार्य आपके कौन करता है? पोन्स वेरोलाई। इसके अलावा जो मेड्यूला ऑब्लिगेटा है वो क्या कार्य करता है? आपके अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर में मेड्यूला ऑब्लिगेटा करता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते वो क्रिया कौन सी कहलाती है? आपकी अनैच्छिक क्रिया। जैसे कि हृदय का धड़कना, या फिर जो भी आहार नाल होती है, या फिर जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं, वो सारी क्या होती है? अनैच्छिक क्रिया, जो हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, अपने आप ही होती है। वो कौन सी क्रिया होती है? आपके अनैच्छिक। तो अनैच्छिक क्रियाओं का आपके नियंत्रण कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लिगेटा। और जो हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रिया होती है, ऐच्छिक मतलब जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, उन क्रियाओं को कंट्रोल में करने का कार्य कौन करता है? कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है कौन सा? प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क क्या कार्य करता है? कि आपके शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क। और अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य कौन करता है? आपके मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। तो ये आपके मस्तिष्क के तीन पार्ट हो गए। तीन पार्टों के बारे में हमने देख लिया था कि कौन कौन से भाग थे। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क के कार्य देख लिए, हाइपोथैलेमस के भी कार्य देख लेते, और आपके थैलेमस के भी मैंने कल कार्य बता देते, वीडियो देख लेना आप बैक वाला। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, उसमें से एक भाग याद रखना है कार्पोरा क्वाड्रिसेमिन, वो आपके देखने और सुनने का कार्य करता है। पश्च मस्तिष्क में हमने अनुमस्तिष्क का कार्य देख लिया, पोन्स वेरोलाई का कार्य देख लिया, और मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य देख लिया था। मतलब हमारे मस्तिष्क का जो भी भाग था वो यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मतलब मस्तिष्क का जो भी भाग था वो क्या हो गया? कंप्लीट। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके पहला भाग कौन सा था? यहाँ पे मस्तिष्क था, और मस्तिष्क के जो तीन पार्ट थे उन तीनों भागों के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया था। मतलब केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र उसमें से मस्तिष्क का भाग क्या हो गया? आपके कंप्लीट। फिर आगे का भाग कौन सा आता है? आपके मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में आपको क्या याद रखना है कि ये मेरुरज्जु कहाँ से आरंभ होती है? हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लिगेटा वाला भाग, ये देखो आपको इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मस्तिष्क से पूरा, इस मस्तिष्क के पीछे ये मेडुला ऑब्लिगेटा, ये संरचना आपके इस मेडुला ऑब्लिगेटा के पीछे की ओर जो भी ये संरचना रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, इस संरचना को क्या कहते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके रीढ़ की पूरी लंबाई में फैली हुई होती है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि मस्तिष्क में कितनी झिल्लियाँ होती है? आपके 3 झिल्लियाँ होती है। जिस प्रकार मस्तिष्क में 3 झिल्लियाँ होती है, उसी प्रकार इस स्पाइनल कॉर्ड में भी आपके कितनी झिल्लियाँ होती है? 3 झिल्लियाँ। सेम ही नाम है उसका, ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पियामीटर। 3 झिल्लियाँ जिस प्रकार मस्तिष्क में पाई जाती है, 2 झिल्लियाँ, सेम ही 3 झिल्लियाँ आपकी इस स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर पाई जाती है। अब यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि जो मेरुरज्जु होता है इसकी एक तो आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, और इसका क्या कार्य होता है वो कार्य याद रखना। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर और इसके कार्य बता देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉर्ड की संरचना और कार्य बता देता हूँ। अब ये हमारे क्या है? यहाँ पे रीढ़ की हड्डी,
इस रीढ़ की हड्डी में पूरी में क्या होते हैं आपके इस प्रकार के ये भाग दिखाई देते रहते हैं। ये यहाँ पे देखो ये संरचना दिखाई देती है। रीढ़ की मतलब ये एक हड्डी है, पूरी एक हड्डी। रीढ़ की टोटल जो भी हड्डी होती है वो 26 होती है। टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? 26 होती है रीढ़ में टोटल हड्डियाँ। तो इन हड्डियों के मध्य ये यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो कशेरुकदंड होता है वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर क्या पाया जाता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। और इसके द्वारा सूचना क्या होती है? इसके पास में आती है और ये सूचना को कहाँ पे प्रेषित करता है? ऊपर मस्तिष्क की ओर प्रेषित करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या कार्य करता है कि सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है और उन सूचनाओं को कहाँ पे पहुँचाता है? मस्तिष्क के पास में पहुँचाता है। अब आगे बात करते हैं कि इस स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। कि ये स्पाइनल कॉर्ड आपके सामने, इसमें से ये ऊपर वाला भाग कहलाता है पृष्ठ श्रृंग या पृष्ठ भाग। ये नीचे वाला भाग कहलाता है आपका अधर भाग। ऊपर वाला तो कौन सा भाग कहलाता है? पृष्ठ भाग। और नीचे वाला कौन सा भाग कहलाता है? आपका अधर भाग कहलाता है। ठीक है। अब इसमें आप ये संरचना देखो कि जिस प्रकार ये आपके क्या यहाँ पे एक मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु की संरचना। इस मेरुरज्जु की संरचना में क्या होता है यहाँ पे कि मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट में दूसर द्रव तितली के आकार का दिखाई देता है। ये तितली के आकार की जो संरचना है इसमें ये इस प्रकार की, इसमें तो कौन सा द्रव भरा होता है? आपके दूसर द्रव। कौन सा द्रव भरा होता है? दूसर द्रव भरा होता है। यह है पृष्ठ सतह पर 2 श्रृंग तथा अधर सतह पर 2 श्रृंग। श्रृंग मतलब यहाँ पे क्या होते हैं? 2 छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर की ओर 2 छिद्र और नीचे की ओर भी क्या होते हैं? 2 छिद्र। ऊपर वाले 2 छिद्रों को क्या कहते हैं? पृष्ठ श्रृंग। और नीचे वाले 2 छिद्रों को क्या कहते हैं? अधर श्रृंग कहते हैं। इतनी संरचना हो गई। फिर आगे क्या? स्पाइनल कॉर्ड के पृष्ठ एवं अधर सतह पर 2 खांचे पाई जाती है। एक तो यहाँ पे एक खांच पाई जाती है इस संरचना में, देखो एक तो ये खांच पाई जाती है, एक ये खांच पाई जाती है। ठीक है। इन खांच को क्या कहते हैं? एक तो पृष्ठ फिशर या अधर फिशर। जो पृष्ठ की ओर जो आपकी खांच होती है उसे पृष्ठ फिशर, और जो नीचे की ओर अधर सतह पर जो खांच होती है उसे क्या कहते हैं? अधर फिशर कहते हैं। फिर क्या होता है कि पृष्ठ फिशर से आपके कौन से तंतु निकलते हैं? संवेदी, सेंसरी फाइबर। सेंसरी फाइबर ये कहाँ से निकलते हैं आपके? ये निकलते हैं पृष्ठ सतह से। कहाँ से निकलते हैं? पृष्ठ सतह से। और जो आपके मोटर न्यूरॉन होते हैं, मतलब जो आपके मोटर चालक तंत्रिका होती है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं मोटर तंत्रिका। ठीक है। मोटर तंत्रिका कहाँ से निकलती है? आपके अधर फिशर से। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो आपके संवेदी तंत्रिका होती है, मतलब जो सूचना को, हाँ आज पूरा हो जाएगा महावीर ये चैप्टर, आज कंप्लीट कर देंगे चैप्टर और कल करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अब इसमें क्या होता है कि एक मैंने बताया था संवेदी तंत्रिका होती है, एक प्रेरक तंत्रिका होती है। संवेदी तंत्रिका मतलब जो क्या करती है, जो बाहरी सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, उस तंत्रिका को क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका। क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका। और जो मस्तिष्क से वापस सूचना हमारे पेशियों में पहुंचाती है वो कौन सी तंत्रिका कहलाती है? प्रेरक तंत्रिका, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोटर तंत्रिका, या फिर हम इसको बोलते हैं चालक तंत्रिका। ठीक है। कि एक तो जो हमारे हाथ से जो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाएगी उसको क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका। और मस्तिष्क से वापस हाथ में या पेशियों में सूचना पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आपके प्रेरक तंत्रिका। तो अधर फिशर जो ऊपर वाला जो पृष्ठ भाग है, उस पृष्ठ भाग में कौन सी संरचना पाई जाती है? आपके संवेदी तंत्रिका। और जो आपके अधर फिशर था, नीचे की ओर जो भाग था, इस भाग में, इतने से भाग में कौन सी संरचना पाई जाती है? आपके प्रेरक तंत्रिका। इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये संवेदी तंत्रिका के द्वारा ये सूचना क्या हो रही है? जा रही। किसके पास में जा रही है? आपके मेरुरज्जु के पास में। तो ये संवेदी तंत्रिका ऊपर की ओर है और ये आपके जो आपके प्रेरक तंत्रिका वो नीचे की ओर है। तो अधर फिशर भाग में कौन सी संरचना होती है? प्रेरक तंत्रिका। और ऊपर की ओर कौन सी होती है? आपके संवेदी तंत्रिका। तो संवेदी तंत्रिका क्या कार्य करती है? सूचनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, वापस क्या करती है? मस्तिष्क से जो सूचना हमारे पेशियों में पहुंचाती है, यहाँ पे पेशी में, तो वो कार्य कौन करता है? आपके प्रेरक तंत्रिका करता है। ये आपकी किसके बारे में था? स्पाइनल कॉर्ड, मतलब इसकी संरचना के बारे में। किसकी संरचना थी? आपके स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु की संरचना। कंप्लीट हो गई मेरुरज्जु की संरचना। कि मेरुरज्जु की संरचना में आपको इतना याद रखना है
कि दो भाग होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा, एक आपके ये नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, पृष्ठ मूल कहते हैं। इसमें तितली के आकार का जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं, दूसर द्रव कहते हैं। फिर ऊपर जो पृष्ठ भाग होता है उसमें कौन सी तंत्रिका होती है, आपके संवेदी तंत्रिका, जो क्या करती है, सूचनाओं को कहाँ पे पहुंचाती है, मस्तिष्क तक। और जो आपके प्रेरक तंत्रिका होती है, वो प्रेरक तंत्रिका जो सूचना होती है वो माइंड से वो कहाँ पे पहुंचाती है, हमारी पेशियों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, बस इतना आपके ये किसकी संरचना हो गई, मेरुरज्जु की संरचना हो गई। इसके अलावा एक हमारे भाग था परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके पहले हम इस मेरुरज्जु के कार्य पढ़ लेते हैं। ये डायग्राम से वापस समझाओ, अच्छा वापस समझाओ, है ना। अब देख मेरुरज्जु की संरचना तो देखना वापस, ये देख तेरे सामने ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, डायग्राम को साफ कर देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। अब डायग्राम में क्या है, आपके दो भाग दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम में कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं, एक तो भाग देख इसमें, इस डायग्राम में आपको ये तितली के समान जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये तितली के समान जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इसको तो क्या बोलते हैं, दूसर द्रव्य को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसर द्रव्य, जो आपके तितली के समान भरा होता है। ठीक है, फिर इसके भाग कितने होते हैं, आपके दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो ये ऊपर वाला भाग हो गया, एक आपके नीचे वाला भाग। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पृष्ठ भाग बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अधर सतह या अधर भाग बोलते हैं। इसके अंदर दो खांच पाई जाती है, एक तो ये होगी यहाँ पे बीच में, एक ये यहाँ पे खांच होगी बीच में। दो खांच पाई जाती है, जो ऊपर की ओर खांच होती है उसे बोलते हैं पृष्ठ खांच। क्या बोलते हैं, पृष्ठ खांच बोलते हैं। और जो नीचे की ओर जो खांच होती है उसे क्या बोलते हैं, अधर खांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधर खांच बोलते हैं। हो गया इतना। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे हाथ में अगर मान लो हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ है, ये गर्म वस्तु को यहाँ पे छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो गर्म वस्तु को छू रहे हैं, तो इसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगी, आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिका। कौन करेगी, संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब ये देखो, संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या कर रही है, सूचना को ले जा रही है, और कहाँ पे जुड़ी हुई है, आपके ऊपर की भाग की ओर जुड़ी है, तो इसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ खांच। तो पृष्ठ खांच में कौन सा भाग होता है, आपके संवेदी तंत्रिका कोशिका का, जो वापस मस्तिष्क से सूचना लेके आएगी कि हमें क्या करना, हाथ हटाना है। तो ये सूचना देखो, ये वापस कहाँ पे जाएगी, पेशियों में, और पेशियों में जाएगी तो पेशियों में क्या होगा, संकुचन, और जिसके कारण क्या होगा, हम हाथ हटा लेंगे। तो ये सूचना वापस लाने का कार्य कौन करता है, आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिका। पता चल गया कि संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होती है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या होती है। समझ में आ गया इतना, बता दो कमेंट करके, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गया, बता दो कमेंट करके। अच्छा, समझ में आ गया। देख लो एक बार वापस बता देता हूँ कि ये जैसे कि आपके ये रीढ़ की हड्डी है, पूरी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इस रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डियाँ कितनी होती है, आपकी 26 होती हैं। वो 26 हड्डियाँ आपके इस प्रकार व्यवस्थित होती है। ठीक है, ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये डायग्राम इस प्रकार हड्डियाँ होती है। जब हम हड्डियों का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे डिटेल से बताऊंगा, हड्डियाँ एक एक पूरी गिन के 26 हड्डियाँ आपको, ये हड्डियाँ है टोटल यहाँ पे। तो इस हड्डी के बीच में ये क्या है, यहाँ पे ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पूरे में क्या फैला रहता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड। अब इस स्पाइनल कॉर्ड की ये संरचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखो, इस स्पाइनल कॉर्ड में ये जो आपके तितली के समान की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये कौन सा है, दूसर द्रव। ये नीचे की ओर जो खांच है उसे क्या बोलते हैं, अधर खांच, और जो ये ऊपर की ओर खांच उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ खांच। ये एक संरचना जा रही है आपके ऊपर की ओर, ये संरचना जा रही है ना, ये ऊपर की ओर, जिसे बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, जो आपके पृष्ठ खांच के द्वारा जुड़ी होती है और जो वापस सूचना लाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, जो सूचनाओं को वापस पेशियों तक पहुंचाती होती है। ये पूरी रीढ़ में फैली हुई होती है। ठीक है, आपके स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हो गया, जिसे बोलते हैं मेरुरज्जु हिंदी में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की संरचना हो गई। इसके बाद में देखो, मैं वापस आपको आरेख बता देता हूँ, जिससे पता रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी। अब यहाँ पे मस्तिष्क था, इस मस्तिष्क की संरचना हमने पढ़ ली थी।
यहाँ पे मेरु रज्जु की भी हमने संरचना पढ़ ली थी, मस्तिष्क की भी संरचना पढ़ ली थी। अब हमारे हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग कौन से, एक तो कपाल तंत्रिका, एक आपके मेरु तंत्रिका। ये दो भाग और पढ़ने हैं, ये बाकी है कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। बस इसमें आपको क्या याद रखना है कि मनुष्य में होती है वो कपाल तंत्रिका, मतलब जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका होती है वो टोटल कितनी होती है आपके 12 जोड़ी। सिर्फ संख्या ध्यान में रखना कि 12 जोड़ी क्या पाई जाती है, कपाल तंत्रिका। 12 जोड़ी क्या पाई जाती है, कपाल तंत्रिका। 12 जोड़ी तो क्या पाई जाती है, कपाल तंत्रिका। जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका होती है उन्हें क्या कहते हैं, कपाल तंत्रिका। और ये कितनी पाई जाती है आपके 12 जोड़ी। कितनी पाई जाती है, कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी पाई जाती है। और जो आपके रीढ़ की हड्डी या मेरु रज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिका होती है, रीढ़ की हड्डी या मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिका होती है वो होती है आपके 31 जोड़ी। कितनी होती है, 31 जोड़ी। सिर्फ आपको इनकी संख्या याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। कि कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या बताओ कमेंट करके, मैंने अभी बताई थी। कमेंट करके कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या बताओ कितनी जोड़ी होती है। फटाफट कमेंट करो कि कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका कितनी होती है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या बताओ। फिर आगे स्टार्ट करते हैं हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कपाल तंत्रिका 16 जोड़ी नहीं, मैंने कितना बताया था, 12 जोड़ी बताई थी। कपाल तंत्रिका की संख्या मैंने 12 जोड़ी बताई थी। ये देखिए 12 लिखा हुआ है अभी तक यहाँ पे। ये कपाल 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिका 31। बिल्कुल करेक्ट है वीरेंद्र। बस आपको इतना ही याद रखना है, इनकी संख्या याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग पूरा पढ़ लिया, जिसमें मस्तिष्क का कार्य भी पढ़ लिया, मेरु रज्जु की संरचना भी पढ़ ली, कपाल तंत्रिका के बारे में पढ़ लिया, मेरु तंत्रिका के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा कौन सा भाग बाकी रह गया, एक आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे देखो अब नाम क्या रहा है, स्वायत्त। स्वायत्त मतलब क्या होता है, अपने आप ही क्रिया होती है। क्या होता है, अपने आप ही क्रिया। ऐसी क्रिया जो क्या होती है हमारे शरीर में अपने आप ही कंट्रोल होती है और अपने आप ही वो क्या होती है, क्रिया होती रहती है। उसे क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना, लेंगले। लेंगले नामक वैज्ञानिक ने इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज की थी। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता, फिर भी आप याद रखना कि लेंगले नामक वैज्ञानिक ने इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज की थी। अब ये क्या करना है, इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बस आपको मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ उस उदाहरण को आप समझना अच्छे से। एक तो ये क्या कार्य करता है, आपके अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसकी क्रियाओं का, अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रिया जो हमारे शरीर में हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, अपने आप ही होती है, उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो ये क्या कार्य करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और कौन से वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, लेंगले नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। अब क्या हो रहा है, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझना कि जब कभी भी आपातकाल के समय मतलब किसी भयानक या किसी डर के कारण, जैसे कि हमारे पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है या किसी सांप को देखकर अचानक हमारे हृदय की धड़कन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अचानक क्या होता है, हमारे हृदय की धड़कन दर बढ़ जाती है। तो उस समय क्या होता है, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि कुत्ता भाग रहा है तो हमें ज़्यादा दौड़ना है वहाँ पे, तो जो अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन सा तंत्रिका तंत्र करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और उस समय भागते समय क्या होता है, हमारे शरीर की हृदय की धड़कन दर बढ़ती है। हृदय की क्या होती है, धड़कन दर बढ़ती है। और जो श्वास भी क्या होती है, हमारी फूलने लगती है। तो इस समय क्या होता है कि ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तो क्या करता है, हृदय की धड़कन दर बढ़ाता है, श्वास दर को बढ़ाता है, जिससे क्या हो, हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान हो। पर ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, वापिस धीरे धीरे इस हृदय की धड़कन दर को क्या करता है, नॉर्मल करता है।
मतलब इस हृदय की धड़कन दर को इतना भी नहीं बढ़ने देता कि हमारे शरीर को कोई हानि हो सके या हमें कोई हार्ट अटैक की समस्या हो सके। यह है आपके कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य। वापस समझना अच्छे से आप कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। बस उदाहरण को ध्यान में रखना, उस उदाहरण के द्वारा इनका आपके कार्य हो जाएगा। एक तो इसका आप खोज याद रखना कि खोज किसने की थी, लेंगले नामक वैज्ञानिक ने। वेलकम है आपका हरिचंद जी सर। खोज की थी आपके लेंगले नामक वैज्ञानिक ने, और ये क्या कार्य करता है, आपके अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है कि हमारे शरीर में आपातकाल के समय ये क्या करता है, शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, अनुकंपी। अतिरिक्त ऊर्जा कैसे प्रदान होगी कि हृदय की धड़कन दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, और श्वास दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इस समय क्या होता है, हृदय की धड़कन दर बढ़ती है तो क्या होता है, हमें शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान होती है। तो ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, इस हृदय की धड़कन दर और श्वसन दर को वापस नियमित रूप से सुचारित करने के लिए इसको वापस नॉर्मल अवस्था में लाने का कार्य करता है। पता चल गया कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है। मतलब ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है, जो ये कार्य करेगा उसके विपरीत कौन कार्य करेगा, आपके परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आपातकाल परिस्थितियों में काम आता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि ये क्या कार्य करता है, वापस जैसे ही भयानक की स्थिति आपकी कम हो जाती है या जो भी आपके आपातकाल की स्थिति कम हो जाती है, उस समय वापस हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या कर देता है, ये नॉर्मल कर देता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर हृदय की धड़कन दर बढ़ती है तो ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र उसको इतना भी नहीं बढ़ने देता कि हमें हार्ट अटैक आ जाए। तो ये है आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। कमेंट करके बता दो समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। फिर समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर एक हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है आपके प्रतिवर्ती क्रिया। क्या नाम है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं किसे, इस क्रिया के बारे में सबसे पहले आप तो एक डेफिनेशन देखना कि प्रतिवर्ती क्रिया कहते किसे। सबसे पहले आपके प्रतिवर्ती क्रिया की मैं परिभाषा लिख देता हूं यहाँ पे। कि प्रतिवर्ती क्रिया कहते किसे, कि शरीर में जैसे कोई बाहरी सूचना मिलती है तो वो सूचना क्या होती है, अपने आप ही तेज गति से क्या होती है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क क्या करता है, उन जो भी बाहरी सूचनाओं पे क्या करता है, एनालिसिस करता है और वापस रेस्पॉन्स देता है। मतलब बाहरी सूचना होती है वो पहले कहाँ पे जाती है, मेरु रज्जु के पास में, मेरु रज्जु से वो कहाँ पे पहुँचती है, आपके मस्तिष्क के पास में। ठीक है, तो ये आपके बाहरी सूचना मेरु रज्जु से मस्तिष्क तक पहुँचाने का जो कार्य करती है वो कार्य करती है आपके कौन सी तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्रिका तंत्र। कौन सी तंत्रिका तंत्र करती है, संवेदी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और वापस जो मस्तिष्क से वापस वो जो उत्तर देता है, रिप्लाई देता है मस्तिष्क से जो सूचना वापस मेरु रज्जु में, और मेरु रज्जु से वापस हमारे हाथ में जाती है कि हमें क्या करना है, गर्म वस्तु को छू रहे हैं तो हाथ हटाना है। तो ये वापस सूचनाओं को जो ले जाने का कार्य करेगी वो करता है आपका कौन सा, चालक तंत्रिका तंत्र। कौन सा करता है, चालक तंत्रिका तंत्र, या जिसे हम बोल सकते हैं प्रेरक तंत्रिका तंत्र। जिसे क्या बोल सकते हैं, प्रेरक तंत्रिका तंत्र। इस सारी प्रोसेस को, मतलब सूचना को ले जाने और वापस लाने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा समझ में आ गई कि बाहरी सूचनाओं को मेरु रज्जु तक पहुंचाने और मेरु रज्जु से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, संवेदी तंत्रिका, और वापस जो मस्तिष्क से रेस्पॉन्स मिलता है उन सूचनाओं को वापस हमारे बाहरी हाथ में या पेशियों में भेजने की क्रिया, ये आपकी सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है।
इस प्रतिवर्ती क्रिया में आपके जो इसके प्रकार है उनको याद नहीं करना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रतिवर्ती क्रिया के भाग आपको पूछे, वो कभी नहीं पूछेगा। बस आपको इस प्रतिवर्ती क्रिया में आपको इसकी क्रियाविधि याद रखनी कि प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि क्या होती है। तो इस क्रियाविधि को मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से देख लेना। ये लास्ट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का, और कल हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आपको एक वर्ड में या एक लाइन में आंसर देना है, और जो बड़े क्वेश्चन होंगे मैं उनको मोस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है आपके, पहले तो आप इसके भाग याद रखो। कौन कौन से आप भाग याद रखोगे? एक तो याद रखोगे कि संवेदी अंग, संवेदी अंग जैसे कि हमारा हाथ है, आँख है, जीभ है, नाक है, ये सारे कौन है आपके संवेदी अंग हो गए। संवेदी अंग की संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं पता चल गए ये तो। फिर अगला सेकंड भाग होता है आपके संवेदी कोशिका। कौन सा भाग होता है? संवेदी कोशिका। अगला भाग कौन सा होता है आपके? संवेदी कोशिका, या आप जिसे बोल सकते हो संवेदी तंत्रिका तंत्र। मतलब ये क्या कार्य करेगा? सूचनाओं को ले जाने का कार्य करेगा। कहाँ पे ले जाएगा? मेरुरज्जु तक। थर्ड नंबर पार्ट कौन सा होता है आपके इसमें? थर्ड नंबर पार्ट बीच में कौन सा होता है? एक मेरुरज्जु होता है। कौन सा भाग होता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के बाद में फोर्थ नंबर भाग कौन सा होता है आपके? चालक तंत्रिका, या जिसे हम बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका। ठीक है, फोर्थ नंबर भाग कौन सा हो गया? चालक तंत्रिका या प्रेरक तंत्रिका। और 5 नंबर भाग कौन सा हो जाएगा आपका? वापिस प्रभावी अंग। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले कौन सा है? संवेदी अंग। सबसे पहले कौन सा अंग है आपके? संवेदी अंग। अब इस डायग्राम में आप इस संवेदी अंग को देखना कि संवेदी अंग मैंने बताया था जैसे कि आपके हाथ, आँख, कान, जीभ, ये क्या होते हैं? संवेदी अंग। मतलब जो बाहरी सूचनाओं को कहाँ पे पहुँचाने का कार्य करती है। हेलो राजेंद्र सिंह, वेलकम है आपका। अब यहाँ पे क्या होता है कि संवेदी अंग तो ये हो गया हाथ। फर्स्ट नंबर पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इसमें संवेदी अंग कौन सा हो गया आपके? हाथ हो गया संवेदी अंग। हाथ के द्वारा सूचना क्या होती है? ये आपके सूचना जा रही है, तो सूचना किसके द्वारा जाएगी? आपके संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा। तो ये भाग हो गया कौन सा? दूसरा। पहला भाग क्लियर हो गया कि संवेदी अंग कौन सा हो गया? हाथ, और जिसके द्वारा सूचना हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचती है वो सेकेंड नंबर भाग कौन सा हो गया आपके? संवेदी तंत्रिका तंत्र हो गया, या संवेदी तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना कहाँ पे जाएगी? आपके मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु है पूरा, तो थर्ड नंबर भाग कौन सा हो गया? मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु में क्या होगा आपके यहाँ पे कि इस प्रोसेस के द्वारा जो सूचना हमारे मस्तिष्क में गई है उन पे क्या किया जाएगा? आपके एनालाइसिस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एनालाइसिस किया जाएगा, जिसके द्वारा मस्तिष्क क्या होगा? वापस रेस्पॉन्स देगा। तो वो सूचना मेरुरज्जु में गई, मेरुरज्जु के द्वारा वो सूचना किसके द्वारा? प्रेरक तंत्रिका या चालक तंत्रिका के द्वारा। ये देखो यहाँ पे प्रेरक तंत्रिका या चालक तंत्रिका के द्वारा वापस सूचना कहाँ पे जाएगी? आपके पेशियों में या प्रभावी अंग। मतलब हमें क्या करना है? इस गर्म वस्तु को छूते हैं तो यहाँ से हमें हाथ हटाना है। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया की होगी। अब इस प्रतिवर्ती क्रिया की प्रोसेस होगी, तो बस आप इसमें इतना याद रखना। एक इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया आपको। मेरुरज्जु की संरचना कि 2 भाग होते हैं, ऊपर का भाग होता है, एक नीचे का भाग। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? पृष्ठ भाग, और नीचे वाला भाग कौन सा होता है? आपका अधर भाग होता है। ऊपर भाग जो खांच पाई जाती है उसे पृष्ठ खांच, और नीचे की ओर जो खांच पाई जाती है उसे अधर खांच कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? अधर खांच के अलावा कि ऊपर का भाग जो पृष्ठ हो गया उसमें तो कौन सी तंत्रिका प्रवेश करी है? आपके संवेदी तंत्रिका। और नीचे की ओर जो अधर भाग है वहाँ पे कौन सी तंत्रिका प्रवेश करी है? आपके प्रेरक तंत्रिका। ये देखो, एक तो ऊपर की ओर जा रही है जिससे आपके क्या बोलते हैं? पृष्ठ भाग में संवेदी तंत्रिका, और नीचे की ओर कौन सी तंत्रिका प्रवेश करती है? आपके प्रेरक तंत्रिका प्रवेश करती है। ये सारी प्रोसेस होगी आपके प्रतिवर्ती क्रिया की, कि वो सबसे पहले जो सूचना होती है कहाँ पे जाती है? आपके संवेदी अंग में। संवेदी अंगों के द्वारा जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है उन सूचनाओं को कहाँ पे ले जाता है? मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु से वो सूचना आपके मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के द्वारा जो वापस रेस्पॉन्स मिलता है उस रेस्पॉन्स को जो प्रेरक चालक तंत्रिका होता है वो वापस कहाँ पे पहुँचाता है? आपके प्रभावी अंगों में। और जिसके कारण क्या करते हैं हम? अगर गर्म वस्तु को छूते हैं तो हाथ हम वहाँ से हटा लेते हैं। हाथ क्या करते हैं? हटा लेते हैं। तो ये सारी प्रोसेस कौन सी होगी? आपके प्रतिवर्ती क्रिया की प्रोसेस होगी। किसकी प्रोसेस होगी? प्रतिवर्ती क्रिया की प्रोसेस होगी। वापस देख लो एक बार हाईलाइट में चैप्टर।
फिर कल हम करेंगे क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर एंड है। पहले हमने तंत्रिका तंत्र के कार्य पढ़े थे, कार्य याद रखने। तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ी थी, 4 भाग थे। इन 4 भाग के अलावा आपको सिनेप्सिस की परिभाषा याद रखनी है। फिर हमने पढ़ा था आपके 2 तंत्र कार्य करते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इनके बारे में याद रखना है। तंत्रिका तंत्र के हमने भाग देखे थे, एक तो केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय में मस्तिष्क की हर एक पार्ट के बारे में हमने कार्य पढ़े थे, उन कार्यों को याद रखना। मेरुरज्जु की संरचना देख ली, उस मेरुरज्जु की संरचना याद रखना। कपाल तंत्रिका की संख्या और मेरु तंत्रिका की संख्या याद रखना। और हमने पढ़ा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एक तो अनुकंपी, एक कौन सा हो गया परानुकंपी, जो आपकी आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करता है। फिर हमने मस्तिष्क के चारों 3 झिल्लियाँ पाई जाती, कौन सी, ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पियामीटर। फिर अगला कौन सा हो गया, मस्तिष्क के भाग हो गए। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मध्य मस्तिष्क का कार्य करता है देखने और सुनने का। पश्च मस्तिष्क के कार्य पढ़ लिए थे हमने, इन सारे भागों के कार्य पढ़े थे। मध्य मस्तिष्क के कार्य देख लिए, प्रमस्तिष्क की संरचना देख ली कि 2 गोलार्धों में होता है। ये वीडियो में आप वापस देख लेना, समझ में नहीं आए तो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उस अभी डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया तो बता दो कमेंट करके। समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दो। हाँ राजेंद्र, आपको तो बहुत समझ में आ रहा है ना। चलो महावीर, तो कल मैं इसके क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हो तो वो कल पूछ लेना, जो समझ में नहीं आए। और अगर समझ नहीं आता तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना वापस, और इसकी PDF है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी डाल दूँगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किए हुए रखना, ठीक है। और जो भी अपने और स्टूडेंट्स हैं उनको भी आगे शेयर करना। धन्यवाद, वापस कल मिलते हैं, थैंक यू।